चलिए आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में प्रेपोजिशन के बारे में, ठीक है ना। प्रेपोजिशन तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर इस शब्द का उच्चारण क्या है। सामान्यतः इस शब्द का उच्चारण जो है लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, है ना। इसका सामान्यतः प्रीपोजिशन लोग उच्चारण करते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है। लेकिन समझना ये है कि ये जो उच्चारण है वो गलत है। अंग्रेज़ी में इसको प्रीपोजिशन नहीं कहा जाता है। तो अंग्रेज़ी में इसको कैसे कहते हैं, हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग सिलेबल में तोड़ दें। तो यदि हम इसको सिलेबल में तोड़ते हैं तो इस तरह से टूटेगा ये, ठीक। डॉट के द्वारा हम तोड़ रहे हैं इसको, ठीक है ना, देखिए ये, ठीक। अब इसका उच्चारण होगा प्रेप, इसका उच्चारण होगा अ, इसका उच्चारण होगा जी, इसका उच्चारण होगा शन, ठीक है। तो इसका शुद्ध उच्चारण होता है प्रेपोजिशन। स्पष्ट हो गया। इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इसको प्रीपोजिशन नहीं कहना है, इसको क्या पढ़ना है, प्रेपोजिशन। अब देखिए इंग्लिश में दो तरह के शब्द होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के शब्द हैं। एक शब्द वो है जो वाक्य में अकेला आ सकता है, ठीक है, अकेला आ सकता है, ठीक है ना, आ सकता है, ठीक। ये वाक्य में अकेला आ सकता है। दूसरा शब्द वो है वाक्य में अकेला नहीं आ सकता है, वाक्य में अकेला नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। तो जो शब्द वाक्य में अकेला आ सकता है उसके अंतर्गत जो है नाउन है, प्रोनाउन है, ऐसे शब्द आते हैं जो वाक्य में अकेला आ सकता है। और जो शब्द अकेला नहीं आ सकता है उसके अंतर्गत आपका आर्टिकल हो गया, जो हम लोग अभी पढ़े हैं इसके पहले वाले चैप्टर में, डिटर्मिनर हो गया, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो शब्द अकेला नहीं आ सकता है उसी के अंतर्गत प्रीपोजिशन भी है, प्रीपोजिशन, ठीक। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट है कि प्रीपोजिशन जो है वो वाक्य में अकेला नहीं आ सकता है, ठीक है। तो कुछ विशेषता हम लोग समझेंगे प्रीपोजिशन का, फिर आगे हम लोग इसकी परिभाषा की तरफ पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग हेडिंग देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। इसकी विशेषता की बातचीत हम लोग करेंगे, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट कि प्रीपोजिशन can't come alone in a sentence, ठीक है। क्या हिंदी होगा इसका, प्रीपोजिशन वाक्य में अकेला नहीं आ सकता है, ठीक है ना। ये सबसे पहली बात है जो आपको याद रखनी है कि यदि हम प्रीपोजिशन लिख रहे हैं तो उसको वाक्य में हम अकेला नहीं लिख सकते हैं। अब इस कथन का क्या मतलब है, अब इसके लिए एक उदाहरण देखिए आप, इस कथन का क्या मतलब है।
रोहन पर बैठा है। ठीक है, अब इस वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए तो इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो सबसे अटपटा लग रहा है पढ़ने में, जिसको यदि हटा भी दिया जाए वाक्य से तो वाक्य मीनिंगफुल हो जाएगा, क्योंकि उसकी उपस्थिति में वाक्य अजीब लग रहा है। तो हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसमें ये जो शब्द है ना पर, ये सबसे अजीब है। और आप देखिए कि अंग्रेजी के अनुसार ये शब्द जो है वो प्रीपोजिशन है, अंग्रेजी के अनुसार ये पद जो है वो प्रीपोजिशन। तो ये शब्द अकेला आया हुआ है यहाँ पे। अब ये मत समझिए कि इसके पहले रोहन है, बैठा है, तो ये अकेला नहीं, ये शब्द अकेला है, इसलिए तो ये कोई मीनिंग क्रिएट नहीं कर पा रहा। ये बात समझ में आ रही है? अब यदि इस शब्द को हम हटा दें तो मीनिंगफुल हो जाएगा। आप हटा के देखिए कि रोहन बैठा है, मीनिंगफुल हो गया। हम पर को हटा दिए तो अब ये शब्द प्रीपोजिशन है, ये वाक्य में यदि अकेला आएगा तो क्या होगा, वाक्य का मीनिंग खराब कर देगा। क्लियर हो गया? दूसरा उदाहरण देख के देखिए आप। मैंने नीचे के नीचे एक आदमी देखा। इस वाक्य को भी देखिए, इस वाक्य में भी कौन सा शब्द अटपटा है, वाक्य अजीब लग रहा है। तो किस शब्द की वजह से वाक्य अजीब लग रहा है, इस चीज़ को समझने की चेष्टा कीजिए कि किस शब्द की वजह से वाक्य अजीब लग रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं किस शब्द की वजह से वाक्य जो है वो अजीब लग रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है के नीचे, इस दो शब्द के वजह से वाक्य अजीब लग रहा है। और अंग्रेजी के अनुसार ये शब्द जो है वो प्रीपोजिशन है। यदि इस दो शब्द को हटा दिया जाए तो वाक्य हमारा मीनिंगफुल हो जाएगा। तो अब यहाँ से स्पष्ट है कि वाक्य में यदि प्रीपोजिशन अकेले आ रहा है तो वाक्य के मीनिंग को ख़राब करेगा वो। ठीक है, यहाँ पे ये वाक्य में अकेला है, वाक्य के मीनिंग को ख़राब करेगा। ठीक, तो प्रीपोजिशन जो है वाक्य में अकेला नहीं आना चाहिए, वो अकेला नहीं आ सकता है। अब 2 नंबर पॉइंट, तो जब प्रीपोजिशन वाक्य में अकेला नहीं आ सकता है तो किसके साथ आएगा, तो प्रीपोजिशंस always come with their compliments। ठीक है, तो प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ आता है। प्रीपोजिशन हमेशा अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ आता है। ठीक, तो प्रीपोजिशन किसके साथ आएगा, अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा। कैसे, पहला ही वाक्य को देखिए, रोहन पर बैठा है, रोहन कुर्सी पर बैठा है। रोहन कुर्सी पर बैठा है। अब इस वाक्य में जो पहले वाले वाक्य में पर अजीब लग रहा था, अब कुर्सी के आने के साथ क्या हो गया, इसका मीनिंग जो है अब कंप्लीट हो गया। अब ये वाक्य भी पढ़ने में मीनिंगफुल लग रहा है, रोहन कुर्सी पर बैठा है।
क्लियर हो गया। तो इस वाक्य से स्पष्ट है कि यहाँ जो है पर का मीनिंग जो है कुर्सी के आने के साथ पूरा हुआ है। ठीक है, तो इस वाक्य में ये जो प्रीपोजिशन है पर, इसके साथ एक शब्द आएगा। ठीक है ना, हमेशा इसके साथ किसी ना किसी शब्द को लिखना होगा, तब जाकर के इसका मीनिंग पूरा होगा। तो जो शब्द आ रहा है, जैसे ये कुर्सी जो हो गया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो जो शब्द प्रीपोजिशन के साथ आता है वो शब्द उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो हमेशा ये दोनों साथ मिल करके आएंगे। इसी तरह से दूसरा वाक्य क्या था, मैंने के नीचे एक आदमी देखा। मैंने पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे एक आदमी देखा। पहले वाले वाक्य में जो के नीचे प्रीपोजिशन था वो अजीब लग रहा था, अब वो पेड़ के आने के वजह से जो है कंप्लीट हो गया। अब इस वाक्य का मीनिंग जो है और स्पष्ट हो गया, मैंने पेड़ के नीचे। ठीक है, तो इस वाक्य में के नीचे प्रीपोजिशन हो गया और पेड़ जो है वो क्या हो गया, इसका इस प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो हमेशा प्रीपोजिशन जो है अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा। अब ये पेड़ के नीचे का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, स्पष्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉम्प्लीमेंट को अलग से छांट लेते हैं। जैसे कुर्सी पर, कुर्सी प्लस पर। ठीक, इसी तरह से पेड़ के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया पर हो गया प्रीपोजिशन और के नीचे हो गया प्रीपोजिशन, और कुर्सी क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये पेड़ जो है इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। स्पष्ट हो गया। तो ये जो है कभी भी वाक्य में आएगा प्रीपोजिशन तो हमेशा अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ ही आएगा, कंबाइन होकर के आता है। ठीक है ना, अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ कंबाइन होकर के आता है। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, और ये प्रीपोजिशन हो गया। यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो जब प्रीपोजिशन वाक्य में आएगा तो वो प्रीपोजिशन और उसका कॉम्प्लीमेंट मिल करके फ्रेज का निर्माण करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं। ये तीसरा नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, प्रीपोजिशंस, prepositions and its complement. Form a group. तो प्रीपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट जो है मिल करके एक समूह बनाए। जैसे कुर्सी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुर्सी पर, पेड़ के नीचे, ये मिल करके समूह बनाया। ठीक है ना, विच इज़, और उस समूह को क्या कहते हैं इंग्लिश में, विच इज़ नॉन एज अ प्रेपोजिशनल, प्रेपोजिशनल प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो प्रीपोजिशन और उसका कॉम्प्लीमेंट एक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन तथा उसका कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन तथा उसका कॉम्प्लीमेंट एक समूह का निर्माण करते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं।
निर्माण करते हैं, जिसे प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रेपोजिशन और उसका कॉम्प्लीमेंट मिलकर क्या करेगा, एक समूह बनाएगा, ठीक। और उस समूह को जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। तो कुर्सी पर एक समूह है, कुर्सी पर, ठीक है। कमरे में समूह है, ठीक। बस में एक समूह है। क्लियर हो गया। इसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट कॉम्प्लीमेंट का है और दूसरा पार्ट प्रेपोजिशन का है। ये मिल गया, मिल करके समूह बनाया, ठीक। इस समूह को क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्लियर हो गया। तो जब भी प्रेपोजिशन आएगा वाक्य में, वो क्या करेगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज के ही रूप में आएगा। जब भी प्रेपोजिशन वाक्य में आएगा, चाहे वो हिंदी वाक्य में आए या अंग्रेजी वाक्य में आए। स्पष्ट हो गया, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए अब हम लोग 4 नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हिंदी आप देख रहे हैं, फिर से एक बार ध्यान दीजिए हिंदी पर। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट आया है, फिर उसका प्रेपोजिशन आया है। तो हिंदी वाक्य में क्या होता है कि पहले कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर उसका प्रेपोजिशन, पहले कॉम्प्लीमेंट फिर उसका प्रेपोजिशन, ठीक है ना। तो इन हिंदी कॉम्प्लीमेंट comes before preposition। तो कॉम्प्लीमेंट प्रेपोजिशन से पहले आता है, ठीक। हिंदी में कॉम्प्लीमेंट प्रेपोजिशन से पहले आता है, स्पष्ट हो गया, ठीक। जैसा कि हम लोग ऊपर में देखे हैं कि कुर्सी पर पहले कुर्सी आ रहा है, फिर पर आ रहा है, ठीक है। कुएं में, चाहे कुआं में पहले कुआं आया, फिर में आया। तो पहले कॉम्प्लीमेंट फिर प्रेपोजिशन। क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। बट इन इंग्लिश, अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट comes after preposition, ठीक है। तो अंग्रेजी में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो प्रेपोजिशन के बाद आता है, लेकिन अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट प्रेपोजिशन के बाद आता है।
स्पष्ट हो गया। तो अंग्रेजी में क्या सिस्टम है कि जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो प्रीपोजिशन के बाद आएगा। तो यदि हम लोग अनुवाद करते हैं कुर्सी, कुर्सी पर, ठीक है, तो पहले हमको अनुवाद करना होगा पर का। इस बात का ध्यान रखना होगा हमेशा। पहले हमको किसका अनुवाद करना होगा? पर का अनुवाद करना होगा पहले, उसके बाद हम कुर्सी का अनुवाद करेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना होगा। तो क्या हो जाएगा? पहले पर का ऑन, तब कुर्सी द चेयर। देखिए ऑन द चेयर, तो पहले प्रीपोजिशन आया तब इसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो अंग्रेजी में विपरीत होगा, अंग्रेजी में पहले प्रीपोजिशन आता है फिर उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसी तरह से पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ कि पेड़ हो पहले के नीचे उसके बाद पेड़, ठीक है। पहले के नीचे उसके बाद पेड़ आएगा, पेड़ का अनुवाद करेंगे तो के नीचे का इंग्लिश हो जाएगा अंडर, अंडर, उसके बाद द ट्री। तो इसका अनुवाद क्या होगा? अंडर द ट्री। स्पष्ट हो गया, ठीक है। पहले प्रीपोजिशन और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया। तो ये जो पॉइंट है इसको अनुवाद करते समय में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कि पहले प्रीपोजिशन लिखना है फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो ये कितना नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ लिए? ये था हमारा 4 नंबर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग 5वें नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। 5 नंबर पॉइंट, प्रीपोजिशन क्या करता है? जैसे यदि हम कहते हैं कि मेज पर, मेज पर पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक है। तो यहाँ पे जो है पर जो है वो प्रीपोजिशन हो गया, ठीक, और मेज जो है उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो हो क्या, पूरे वाक्य का मीनिंग यदि निकालेंगे तो मेज का जो है संबंध पुस्तक के साथ दिखाया जा रहा है कि पुस्तक कहाँ है, तो मेज पर है। पुस्तक कहाँ है, तो ये मेज हो गया, ठीक है, और उसी के ऊपर जो है पुस्तक रखा हुआ है, ठीक है ना। तो मेज़ के ऊपर जो है पुस्तक रखा हुआ है, तो मेज़ के ऊपर पुस्तक है। तो ये मेज़ और पुस्तक के बीच में, मेज़ और पुस्तक के बीच में संबंध दिखाने का काम कर रहा है। तो प्रीपोजिशन क्या कर रहा है यहाँ पे? तो मेनली प्रीपोजिशन जो है संबंध दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन establishes, establishes relation, relation of its complement, relation of its complement to other words, to other words। तो प्रीपोजिशन क्या करता है कि अपने कॉम्प्लीमेंट का संबंध दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है। प्रीपोजिशन अपने, अपने कॉम्प्लीमेंट का संबंध, अपने कॉम्प्लीमेंट का संबंध दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे शब्दों के साथ स्थापित करता है, स्थापित करता है, ठीक है, करता है। स्पष्ट हो गया। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट हो गया कि प्रीपोजिशन क्या काम कर रहा है। तो प्रीपोजिशन जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का जो संबंध है वो दूसरे शब्द के साथ दिखाने, स्थापित करता है। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है।
तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ये सब प्रीपोजिशन के बारे में उसकी विशेषता की बातचीत की, ठीक है। और जो है अगले वीडियो में हम लोग इसको परिभाषित करेंगे और इससे संबंधित और भी दूसरी बातचीत करेंगे।